हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अबीहा इंतखाब। आपके अपने यूट्यूब चैनल अबीहा क्लासेस सफलता की सोच में आपका स्वागत है। तो आज आप देख रहे हैं हम इस बुक को पढ़ रहे हैं। हमने इस बुक के 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। तो फर्स्ट चैप्टर देखिए 18वीं सदी भारत में राज्य और समाज, ये कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड चैप्टर भारत में यूरोपियों का आगमन, ये भी कंप्लीट हो चुका है। और थर्ड चैप्टर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य, आर्थिक नीति और प्रशासनिक ढांचा, ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब फोर्थ चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। फोर्थ चैप्टर का नाम है ब्रिटिश भारत में प्रशासनिक गठन, सामाजिक तथा सांस्कृतिक नीति। इस यूनिट को, ये जो फोर्थ यूनिट है, इसमें कौन कौन से टॉपिक है? नागरिक सेवा, सेना, पुलिस, न्यायिक संगठन, सामाजिक और सांस्कृतिक नीति, लोकोपकारी कार्रवाई, आधुनिक शिक्षा का प्रसार। तो इन सारी यूनिट्स को, इस यूनिट्स में जितने भी टॉपिक हैं, इन सबको आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। चैप्टर का नाम है, फोर्थ यूनिट जो है, ब्रिटिश भारत में प्रशासनिक गठन, सामाजिक तथा सांस्कृतिक नीति। तो देखिए इसमें है कि कंपनी ने भारत स्थित अपने इलाकों का प्रशासन भारतीयों के हाथों में छोड़ दिया था और तब उसकी गतिविधियां देख रेख तक ही सीमित रह गई थी। यानी कि अब देखने को हमें मिल रहा है, इस चैप्टर में बताया जा रहा है कि कैसे प्रशासनिक गठन हुआ और सामाजिक और सांस्कृतिक नीति कैसे बनी। भारत में इन्होंने आधुनिक शिक्षा का प्रचार कैसे किया, अंग्रेजों ने हमारी शिक्षा को, जो भारतीय संस्कृति की शिक्षा थी, उसको कैसे इन्होंने दरकिनार करते हुए अपनी आधुनिक शिक्षा लागू की, जिसमें हम देखेंगे कि इन्होंने अंग्रेजी का विकास कितनी तेजी से किया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कंपनी ने भारत स्थित अपने इलाकों का प्रशासन भारतीय के हाथों में छोड़ दिया था, भारतीयों के हाथों में अब दे दिया था और तब उसकी गतिविधियां देख रेख तक ही सीमित रह गई थी। देखिए यहाँ पे उन्होंने बहुत बड़े पद भारतीयों को नहीं दिए थे, ये आपको अच्छे से समझ लेना है। बहुत बड़े पद भारतीयों को नहीं मिले थे। भारतीयों को जो पद मिले थे वो बहुत छोटे ही पोस्ट थी जो भारतीयों को दी गई थी और उसकी गतिविधियां देख रेख तक ही सीमित रह गई थी। यानी कंपनी अब सिर्फ देख रेख कर रही थी, यानी बड़े जो पोस्ट थे, जो बड़े पद थे, उस पे ही कंपनी के लोग थे। मगर उसने जल्दी ही समझ लिया कि प्रशासन के पुराने तौर तरीके का अनुसरण करने से ब्रिटिश उद्देश्य ठीक से प्राप्त नहीं हो सकते। फलस्वरूप कंपनी ने प्रशासन के कुछ पहलुओं को अपने हाथों में ले लिया। वॉरेन हेस्टिंग्स और कॉर्नवालिस के शासनकाल में ऊपर के प्रशासन में आमूल परिवर्तन किया गया और नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजी प्रशासन ढांचे की तर्ज पर रखी गई। देखिए नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजी प्रशासन की, देखिए स्टार्टिंग में देखने को मिलता है कि इन्होंने भारतीयों के हाथों में दे दिया, लेकिन मैंने जैसे पहले ही बताया कि भारतीयों के हाथों में इन्होंने बड़े पद नहीं दिए। लेकिन कुछ समय बाद ये समझ गए कि हमें बिल्कुल पहले जैसे हम कर रहे थे वैसे ही हमें अपनाना है। तो वॉरेन हॉस्टिंग्स और कॉर्नवालिस के शासनकाल में ऊपर के प्रशासन में आमूल परिवर्तन किया गया और नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजी प्रशासन ढांचे की तर्ज पर रखी गई। यानी नई जो अंग्रेजी प्रशासन ढांचे की तर्ज पर नई व्यवस्था रखी जा रही थी, यानी अंग्रेजी प्रशासन जो जिसे कह सकते हैं आप, इंग्लैंड में जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जिस हिसाब से वहां पे प्रशासन चल रहा था, उसी हिसाब से अब ये लोग यहाँ पे भी चला रहे थे। नए क्षेत्रों में ब्रिटिश सत्ता के विस्तार, नई समस्याओं, नई आवश्यकताओं, नए अनुभव और नए विचारों के फलस्वरूप 19वीं सदी में प्रशासन की व्यवस्था में अधिक गंभीर परिवर्तन हुए। देखिए अब ब्रिटिश सत्ता का विस्तार हो रहा था, तो नई नई समस्याएं भी आ रही थी और नई नई जरूरतें भी थी और नए एक्सपीरियंस भी थे। इसी के उद्देश्य के अनुसार, इसी के फलस्वरूप 19वीं सदी, जब 19वीं सदी शुरू हो जाती है तो इसमें प्रशासन की व्यवस्था में अधिक गंभीर परिवर्तन भी होते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे इस जो आप इस चैप्टर को पढ़े, इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सिविल सर्विस और मॉडर्न एजुकेशन। ठीक है, तो देखते हैं भारत में ब्रिटिश प्रशासन 3 खंभों पर टिका हुआ था। बहुत अच्छे से समझिएगा, भारत में ब्रिटिश प्रशासन 3 खंभों पर टिका हुआ था। वे थे नागरिक सेवा यानी सिविल सर्विस, सेना और पुलिस। नागरिक सेवा, सिविल सर्विस, सेना और पुलिस, ये 3 ही स्तंभ थे, 3 ही पिलर्स थे जिन पर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन टिका हुआ था। ऐसे 2 कारण, अगर हम देखते हैं आगे, ऐसा 2 कारणों से था। पहला कारण था ब्रिटिश भारत के प्रशासन का मुख्य लक्ष्य कानून और व्यवस्था को बनाए रखना तथा ब्रिटिश शासन को स्थायी बनाना था। कानून और व्यवस्था के अभाव में ब्रिटिश सौदागर और ब्रिटिश विनिर्माता अपनी वस्तुओं को भारत के कोने कोने में बेचने की उम्मीद रख सकते थे। फिर विदेशी होने के कारण अंग्रेज भारतीय जनता का स्नेह पाने की आशा नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने, हमें देखने को मिलता है यहाँ पे कि भारत पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए और जन समर्थन के, यहाँ पे हम देख रहे हैं, इसको अंडरलाइन नहीं किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, समर्थन के बदले शक्ति का सहारा लिया।
ठीक, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ये जानते थे कि हम यहाँ पे स्टार्ट में हम ट्रेड करने आए, सिर्फ व्यापार करने आए, लेकिन हम धीरे धीरे यहाँ पे कानून व्यवस्था बनाने लगते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहाँ पे वो जान जाती है कि अगर हमें कुछ बड़े पद भारतीयों को देने पड़े, यहाँ बड़े पद से मतलब है कि जो नागरिक सेवा है उसमें अगर देने पड़ते तभी हम अपने कामों को सही से कर सकते, नहीं तो हमें हमारे कामों को सही से करने का मौका नहीं मिलेगा। अब आगे देखते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे नागरिक सेवा यानी सिविल सर्विस। नागरिक सेवा सिविल सर्विस का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शनल में कई बार क्वेश्चन आया है कि भारत में सिविल सर्विस का जन्मदाता कौन है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार कर्मचारियों के जरिए होता है। पूर्व में ईस्ट इंडिया के जो व्यापार है वो किसके जरिए हो रहा है, उनके जो कर्मचारी उनके जरिए होता है, और कर्मचारियों को बहुत कम मजदूरी दी जाती थी, मगर उन्हें अपनी निजी व्यापार करने की इजाजत थी। देखिए यहाँ पे वो क्या समझा रहे हैं आपको कि बहुत कम सैलरी पे इन कर्मचारियों को रखा जाता था, लेकिन इन्हें एक लालच दी जाती थी कि भाई आप इंडिया में आके हम जो सैलरी दे रहे उस पर काम करो, और अगर हम आपको अच्छी सैलरी आपको नहीं लगती, आपको लगता है कि इससे ज़्यादा आपको प्रॉफिट होना चाहिए, तो आप अपना व्यापार कर लो। तो ये बहुत अच्छा होता था। या अगर हम कहें कि जितने भी बाहर से आने वाले, इंग्लैंड से आने वाले जो कर्मचारी होते थे, ब्रिटिश से आने वाले कर्मचारी जो इंडिया में नौकरी कर रहे होते थे, वो इसी लालच से आते थे, वो नौकरी की लालच से नहीं आते थे, वो इसी लालच से आते थे कि हमें यहाँ पे व्यापार करने की इजाजत मिली है। तो व्यापार करने की इजाजत थी। बाद में जब कंपनी एक क्षेत्रीय शक्ति बन गई, तब उन्हीं कर्मचारियों ने प्रशासनिक कार्य करने आरंभ कर दिए। देखिए जब स्टार्टिंग में कंपनी से व्यापार कर रही थी तब तो ये से व्यापार कर रहे थे, लेकिन जब यहाँ पे हम देखते हैं कि कंपनी एक क्षेत्रीय शक्ति बन गई, तो यहाँ पे ये कर्मचारी तुरंत कन्वर्ट हो जाते हैं प्रशासनिक सेवाओं में। वे तब अत्यंत भ्रष्ट हो गए। और ये अगर हम देखते हैं कि जब तक वो व्यापार कर रहे थे तब तो ठीक था, लेकिन अब वो जब प्रशासनिक कर्मचारी बन जाते हैं तो और भी ज्यादा करप्ट हो जाते हैं। वो स्थानीय बुनकरों और दस्तकारों, सौदागरों और जमींदारों का उत्पीड़न कर, राजाओं और नवाबों से घूस और नजराना ऐंठ कर गैर कानूनी निजी व्यापार के जरिए उन्होंने अकथनीय संपदा इकट्ठा की, और उसे लेकर वो सेवानिवृत्त होकर इंग्लैंड चले गए। अब देखिए उनकी पूरी लाइफ सेटल है, बहुत आराम से इन्होंने इंडिया में कुछ टाइम नौकरी की। नौकरी करने के बाद ये क्या कहते हैं कि हम यहाँ पे व्यापार करेंगे। व्यापार करते हैं, व्यापार करने के बाद जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी एक क्षेत्रीय कंपनी बन जाती है, बहुत अच्छे से समझिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे एक क्षेत्रीय कंपनी बन जाती है तो ये कर्मचारी तुरंत कन्वर्ट होकर प्रशासनिक सेवा में आ जाते हैं। और प्रशासनिक सेवा में आने के बाद ये क्या करते हैं कि नवाबों से बहुत ज़्यादा, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे नजराने ऐंठते हैं और यहाँ पे उत्पीड़न करते हैं, छोटे छोटे जो सौदागर हैं, बुनकर हैं, और काफ़ी ज़्यादा माल इकट्ठा करके ये यहाँ से रिटायरमेंट लेके इंग्लैंड चले जाते हैं। क्लाइव और वॉरेन हेस्टिंग ने उनके भ्रष्टाचार को समाप्त करने के प्रयास किए, मगर वे इस काम में आंशिक रूप से ही सफल रहे। देखिए अगर हम देखते हैं क्लाइव और वॉरेन हेस्टिंग ने इसको रोकने की बहुत कोशिश की कि ऐसा ना हो, लेकिन अगर हम कह सकते हैं कि हो सकता है उन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी ना की हो, क्योंकि एक ही सिक्के के दो पहलू थे ये लोग, तो इन्होंने अच्छे से तैयारी ना की होगी, या दुनिया या भारत के लोगों को दिखाने के लिए उन्होंने कुछ आंशिक ही रूप से फैसले लिए, और जिसका रिजल्ट भी आंशिक रहा कि बहुत ही कम पायदान पे सफल हुए। आगे देखते हैं कि कॉर्नवालिस 1786 में भारत का गवर्नर जनरल बनकर आए। अब यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से, और वह प्रशासन को स्वच्छ बनाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था, मगर उसने महसूस किया कि कंपनी के कर्मचारी तब तक ईमानदार और कुशलतापूर्वक काम नहीं कर सकते जब तक उन्हें पर्याप्त वेतन नहीं दिया जाएगा। देखिए जब आपको अच्छी सैलरी मिलेगी तो आप क्यों करप्शन पे उतरेंगे, और वही वॉरेन ये समझ जाते हैं कि अगर हम इन्हें अच्छा वेतन देंगे तो शायद कुछ बदलाव होगा। तो ये पर्याप्त वेतन नहीं दिए जाते, इसलिए उसने निजी व्यापार तथा अफसरों द्वारा नजराने और घूस लिए जाने के खिलाफ सख्त कानून बनाए। साथ ही उसने कंपनी के कर्मचारियों के वेतन भी बढ़ा दिए। देखिए यहाँ पे उसने एक तरफ से रोका और उसने कहा कि हम जो भी आप नजराने ले रहे हो या जो भी आप व्यापार करो उस व्यापार पे आपकी रोक लगा दी जाती है। तो अब सीधी सी बात है, कर्मचारी कहते हैं कि उतनी सैलरी में हमारा घर नहीं चल सकता। तो वॉरेन ने तुरंत ही उस टाइम जैसे ही इसने यहाँ इधर रोक लगाई है और तुरंत ही वो कहता है कि ठीक है हम आपकी सैलरी बढ़ा देते हैं। उदाहरण के लिए जिले के कलेक्टर का वेतन 1500 रुपये प्रति माह निर्धारित किया जाता है, जो बहुत अच्छी खासी सैलरी होती थी उस टाइम की। वस्तुतः कंपनी की नागरिक सेवा संसार में सबसे अधिक भुगतान पाने वाली सेवा हो गई। देखिए कंपनी की जो नागरिक सेवा थी, यानी अगर हम कह सकते सिविल सर्विस थी, सिविल सर्विस जो आजकल दीवानगी है सिविल सर्विस को लेके, तो उस टाइम भी हम देखते हैं कि अच्छी खासी सैलरी, बहुत अच्छी सैलरी विश्व में भारत में नागरिक सेवा करने वाले लोगों को मिल रही थी, और इसमें ज़्यादातर अंग्रेज ही थे।
ठीक, अब आगे देखते हैं। पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर होगी जिससे उसके सदस्य बाहरी प्रभाव से मुक्त रहे। देखिए पदोन्नति कैसे होगी, आपका कैसे काम हो रहा है, आप कैसे काम करें उसके हिसाब से आपकी पोस्ट बढ़ती जाएगी, तो इसलिए वो बाहरी प्रभाव से मुक्त रह सके। आगे देखते हैं कि लॉर्ड वेल्लेस्ली ने 1800 में नागरिक सेवा में आने वाले युवा, ठीक है, कब आते हैं 1800 में नागरिक सेवा में आने वाले युवा लोगों के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज खोला है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि फोर्ट विलियम कॉलेज किसके द्वारा खोला गया है, तो लॉर्ड वेल्लेस्ली के द्वारा खोला गया है। और यहाँ पे हम देखते हैं कंपनी के निदेशकों ने उसकी कार्रवाई को पसंद नहीं किया और 1806 में उन्होंने कलकत्ता के कॉलेज की जगह इंग्लैंड में हैलीबरी के अपने ईस्ट इंडिया कॉलेज में प्रशिक्षण का काम आरंभ कर दिया। आगे देखते हैं कि 1853 में चार्टर्ड एक्ट आता है। चार्टर्ड एक्ट ने यह कानूनी व्यवस्था लागू कर दी कि नागरिक सेवा में सारे प्रवेश प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा ही किए जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे कोई ऐसा नहीं था कि आप बाहर से आए हैं या आपको कोई सिफारिश के थ्रू ये पोस्ट मिल जाए, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी पोस्ट हो चुकी थी अब तक। तो यहाँ पे अंग्रेज कह रहे थे कि अगर आपको ये पोस्ट चाहिए तो आपको एग्जाम देने पड़ेंगे, आपको कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करने के बाद ही आपको ये पोस्ट मिलेगी। ठीक है, आगे देखते हैं कि कॉर्नवालिस के ज़माने से भारतीय नागरिक सेवा की खास विशेषता थी भारतीयों को बड़ी सख्ती से पूरी तरह अलग रखना। अधिकृत तौर पर 1793 में हम देखते हैं यहाँ पे यह व्यवस्था की गई, ठीक है, कि प्रशासन में उन सारे ऊंचे ओहदों पर जहां 500 पाउंड सालाना से अधिक वेतन मिलता था, केवल अंग्रेज ही नियुक्त हो सकते थे। और इस नीति को सरकार की अन्य शाखाओं जैसे सेना, पुलिस, न्यायपालिका और इंजीनियरिंग में भी लागू किया गया। कॉर्नवालिस की जगह गवर्नर जनरल बनकर भारत आने वाले जॉन शोर के शब्दों में अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो उन्होंने कहा था कि अंग्रेजों का बुनियादी सिद्धांत सारे भारतीय राष्ट्र को हर संभव तौर पर अपने हितों और फायदों के लिए गुलाम बनाना था। देखिए उन्होंने क्या दिया, उन्होंने डायरेक्ट ये चीज कह दी कि अंग्रेजों का बुनियादी सिद्धांत क्या था, सारे भारतीय राष्ट्र को हर संभव तौर पर अपने हितों और फायदों के लिए गुलाम बनाना था। अब देखिए आप भारत में अगर सिविल सर्विस ला रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उस टाइम इंडियंस पढ़े लिखे नहीं थे, अगर आप उनको मौका देते, अगर आप उनको सही से दिशा दिखाते तो वो भी अच्छे से तैयारी करके उन जॉब को हासिल कर सकते थे। लेकिन आपने उनको पहले ही किनारे कर दिया। 500 से ज़्यादा पॉइंट जो सालाना सैलरी होती थी उनमें कोई भी इंडियंस उस पोस्ट को हासिल नहीं कर सकता था, और जो बड़े पोस्ट है उस पर सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी होंगे। इसका सीधा सा मतलब था कि आप हमें सिर्फ गुलाम देखना चाहते हैं, आप हमें किसी बड़े पोस्ट पे देखना नहीं चाहते। आगे हम देखते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए वास्तव में सेवाओं के उच्च वेतन मानों से भारतीयों को वंचित रखने की नीति जानबूझकर अपनाई गई थी, जो अभी जैसे कि मैंने बताया कि ऊंची पोस्ट, ऊंचे पद भारतीयों को नहीं दिए जा रहे थे। इन सेवाओं की जरूरत उस समय भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना करने तथा उसे मजबूत बनाने के लिए थी। जाहिर है कि यह काम भारतीयों पर नहीं छोड़ा जा सकता था, जिनमें अंग्रेजों की तरह ब्रिटिश हितों के लिए ना तो एक सहज सहानुभूति थी और ना ही उनकी, यहाँ पे देखते हैं उनकी सी समझदारी। अब वो कह रहे थे कि हम इंडियंस भैया समझदार नहीं है, हम सही से चीज़ें चला नहीं सकते, इसलिए उन्होंने कहा कि आप नहीं चला सकते, आप छोटे पद पे रहो, हम बड़े पोस्टों को अच्छे से संभाल लेंगे। और फिर हम देखते हैं कि मगर छोटे ओहदों के लिए भारतवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया जाता था। जैसे अगर बात करें सिपाही के लिए बड़ी भर्तियाँ होती थी भारतवासियों के लिए। और आगे देखते हैं क्योंकि वे अंग्रेजों की अपेक्षा कम वेतन पर तथा आसानी से उपलब्ध हो जाते थे। अब अंग्रेज ब्रिटिश से या इंग्लैंड से आके अंग्रेज इंडिया में किस पोस्ट पे काम करेंगे, तो भाई सिपाही की। तो ऐसे अंग्रेज इंडिया में नहीं आके काम करना चाहेंगे, जब तक उन्हें कोई बड़ी पोस्ट का लालच नहीं मिलेगा वो इंडिया में आके काम क्यों करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप बड़े पोस्ट पे काम करो, हम इंडियंस को ले लेंगे छोटे पोस्ट के लिए। और बिल्कुल वही करते हैं क्योंकि इंडियंस काफ़ी आसानी से कम सैलरी पर प्रोवाइड हो जाते थे। आगे हम देखते हैं भारतीय नागरिक सेवा यानी इंडियन सिविल सर्विस धीरे धीरे दुनिया की एक अत्यंत कुशल और शक्तिशाली सेवा के रूप में विकसित हो गई। और आज भी अगर हम देखते हैं तो सिविल सर्विस एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोस्ट होती है, स्ट्रॉन्ग जिसे कह सकते हैं सर्विस होती है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा पावर होता है हाथ में और अच्छी खासी सैलरी भी होती है और एक रिस्पेक्ट भी होती है। आगे देखते हैं कि भारतीय नागरिक सेवा को बहुधा इस्पात का चौखटा कहा जाने लगा, जिसने भारत में ब्रिटिश शासन का पोषण किया और लंबी अवधि तक बनाए रखा। देखिए बड़ी पोस्ट पे सिर्फ अंग्रेज हैं, बड़ी पोस्ट पे जब अंग्रेज हैं तो वो जैसे चाह रहे थे वैसे उस विभाग को चला रहे थे। और कालक्रम से भारतीय जीवन में जो कुछ भी प्रगतिशील और उन्नत बातें थी उनकी यह विरोधी बन गई और इस प्रकार वह उदीयमान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के हमले का निशाना बनी।
आगे देखते हैं हम सेना। देखिए मैं आपको बता दूं कि बीच में थोड़ा मैंने वीडियोस लेट में डालने स्टार्ट कर दिए थे क्योंकि मेरी तबीयत नहीं सही थी, लेकिन अब कंटिन्यू मैं कुछ दिनों के अंदर इस बुक को पूरी खत्म कर दूंगी। तो आप लोग जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए अब देखते हैं सेना। मैंने अभी बताया था ना कि कुछ 3 स्तंभ हैं, 3 पिलर हैं, 3 खंभों पे जिसपे खड़ी थी। तो एक था आपका नागरिक सेवा, दूसरी है सेना और तीसरी है पुलिस। तो इन तीनों पे हम बात करते हैं। भारत में ब्रिटिश राज के दूसरे महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में सेना थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं उसने 3 महत्वपूर्ण कार्य किए। वह भारतीय शक्तियों को जीतने के लिए औजार बनी, उसने विदेशी प्रतिद्वंदियों से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा की और सदा वर्तमान आंतरिक विद्रोह के खतरे से ब्रिटिश प्रभुसत्ता को बचाए रखा। और एशिया और अफ्रीका में ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा का भी यही प्रमुख हथियार थी। देखिए अगर बात करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडिया से भी कुछ, जिसे कह सकते हैं लोगों को, इंडिया से कुछ लोगों को ब्रिटिश इंग्लैंड अपने साथ लेके जाता है वहां पे लड़वाने के लिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, और उसमें बहुत से इंडियंस की मौत हो जाती है, जिसके लिए ब्रिटिशर्स जिसे हम कह सकते हैं दिल्ली में इंडिया गेट बनवाते हैं, उनकी याद में इंडिया गेट बनवाते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे सेना में भी सबसे ज्यादा इंडियंस ही थे और सेना में सबसे ज्यादा काम जो कर रहे थे वो भी इंडियंस ही थे। कंपनी की अधिकांश सेना भारतीय सिपाहियों की थी जिन्हें मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में भर्ती किया गया था जो अभी उत्तर प्रदेश और बिहार में थे। उदाहरण के लिए जैसे हम देख सकते हैं 1857 में कंपनी की फौज में, यहाँ पे आप देख रहे हैं 3,11,400 सैनिक थे, जिनमें से 2,65,900 भारतीय थे, मगर उसके अफसर निश्चित रूप से कॉर्नवालिस के जमाने से केवल अंग्रेजी होते थे। मैंने पहले ही बताया कि हर विभाग में छोटे पदों पर केवल भारतीय, लेकिन बड़े पदों पर अंग्रेज होते थे, मगर उसके अफसर निश्चित रूप से कॉर्नवालिस के जमाने से केवल अंग्रेज थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। 1856 में सेना में केवल 3 ऐसे भारतीय थे जिनको 300 रुपए प्रति माह वेतन मिलता था, और सबसे ऊंचा भारतीय अफसर एक सूबेदार था। देखिए कंडीशन देखिए, सबसे ऊंचा भारतीय अफसर क्या है, एक सूबेदार है। तो कंडीशन का आप पता लगा सकते हैं कि कैसी कंडीशन रही इंडियंस की। बड़ी संख्या में भारतीय सैनिकों को काम पर लगाना पड़ता था क्योंकि ब्रिटिश सैनिक अपेक्षाकृत अधिक खर्चीले होते थे। मैंने अभी बताया कि अगर इंग्लैंड से इंडिया में अगर आके वो कोई जॉब करते हैं तो अच्छी खासी सैलरी लेंगे, वो कम सैलरी पे यहाँ काम क्यों करेंगे और छोटे पदों पे वो काम क्यों करेंगे। इसलिए ब्रिटिशर जानते थे कि उन्हें कम सैलरी पे अच्छे खासे इंडियन मिल सकते हैं और वो इनको काम में ला सकते हैं, और वो वही कर रहे थे। इसके अलावा ब्रिटेन की जनसंख्या इतनी कम थी कि वह शायद भारत को जीतने के लिए बड़ी संख्या में सैनिक नहीं दे सकती थी, और संतुलन के लिए फौज के सारे अफसर अंग्रेज रखे जाते थे और भारतीय सैनिकों को नियंत्रण में रखने के लिए ब्रिटिश सैनिकों को निश्चित संख्या में रखा जाता था। अब इस पर बड़ा अचरज होता है कि मुट्ठी भर विदेशी ऐसी फौज के जरिए भारत को जीतने और नियंत्रित करने में सफल हो सके जिसमें भारतीयों का ही बहुमत था। ऐसा 2 कारणों से संभव हुआ। एक और उस समय देश में आधुनिक राष्ट्रीयता का अभाव था। आधुनिक राष्ट्रीयता का क्या मतलब है, यहाँ पे हम नेशनल जिसे कह सकते हैं, हमारे अंदर उस प्रेम का अभाव था जो देश के प्रति होना चाहिए, उस लक्ष्य का अभाव था जो हम अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे थे। तो हम इन्हीं अभाव के कारण ब्रिटिशर्स के गुलाम बनते चले गए। आगे देखते हैं दूसरी ओर क्या था। एक ओर तो देश में आधुनिक राष्ट्रीयता का अभाव था। आगे देखते हैं दूसरी ओर भारतीय सैनिकों की यह बड़ी पुरानी परंपरा रही कि वह जिससे वेतन पाए उसकी निष्ठापूर्वक सेवा करें। यानी जैसे कह सकते हैं कि हम मालिक के प्रति एकदम वफादार रहते हैं, चाहे हमारा मालिक गलत हो चाहे हमारा मालिक सही, और वही कर रहे थे इंडियन। अब उनसे सैलरी मिल रही थी उनको, वो समझ रहे थे कि हमारे कर्ता धर्ता, हमारे जिसे कह सकते हैं कि अन्नदाता यही अंग्रेज हैं, तो हम इनसे कुछ गलत नहीं कर सकते, और वो वही कर रहे थे यहाँ पे। लेकिन वो अपने देश से गलत कर रहे थे, वो अलग है। भारतीय सैनिक की बड़ी पुरानी परंपरा थी कि जिससे वेतन पाए उसकी निष्ठापूर्वक सेवा करें। इसे आमतौर से नमक हलाली कहा जाता था। दूसरे शब्दों में भारतीय सैनिक भाड़े का एक बढ़िया सिपाही था और कंपनी का एक अच्छा वेतन दाता भी था। उसने अपने सैनिकों को नियमित रूप से अच्छा वेतन दिया, और यह एक ऐसी चीज थी जो भारतीय शासक और सरदार उस समय नहीं कर रहे थे। अगर मैं बात करूं एक मॉडर्न सेना बनी, कैसे सेना को रखना है, कैसे संगठित करना है, किस हिसाब से चलाना है, ये सब अंग्रेजी अच्छे से डिसाइड कर पा रहे थे, जो उस समय अगर हम देख सकते हैं कि सरदार और भारतीय शासक नहीं कर पा रहे थे या ना के बराबर कर पा रहे थे। आगे देखते हैं पुलिस, तीसरा स्तंभ जो है यहाँ पे।
पुलिस ब्रिटिश शासन का तीसरा स्तंभ था। उसका सर्जन करने वाला भी कॉर्नवालिस था। उसने जमींदारों को पुलिस कार्यों से मुक्त करा दिया। यानी उसने क्या कह दिया कि जमींदारों को पुलिस कार्यों से एकदम मुक्त करा दिया। कॉर्नवालिस बहुत दिमागदार था, बहुत दिमागदार गवर्नर था, और उसने जमींदारों को पुलिस कार्यों से मुक्त करा दिया और कानून तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक नियमित पुलिस दल की स्थापना कर दी, जो देश के अंदर सारा कामकाज और कानून व्यवस्था देखेगी। हर थाने का प्रधान दरोगा था। ये बहुत अच्छे से समझिए। हर थाने का प्रधान क्या था? एक दरोगा था, जो भारतीय होता था। बाद में पुलिस के जिला सुप्रिंटेंडेंट यानी अधीक्षक का पद बनाया गया। सुप्रिंटेंडेंट जिले में पुलिस संगठन का प्रधान होता था। ये जिले में, ये डिस्ट्रिक्ट में सुप्रिंटेंडेंट जो था वो पुलिस संगठन का प्रधान था, और हर थाने का प्रधान दरोगा था। दरोगा इंडियन हो सकता है, ठीक। प्रधान दरोगा हो गया था, और पुलिस संगठन जो हम देखते हैं, सुप्रिंटेंडेंट जिले में पुलिस संगठन का प्रधान बन गया। पुलिस में भी भारतीयों को सभी ऊंचे ओहदों से अलग रखा गया। गांव में पुलिस की जिम्मेदारी को चौकीदार निभाते थे। गांव में पुलिस की जिम्मेदारी को कौन निभाते थे? चौकीदार निभाते थे। जब राष्ट्रीय आंदोलन का उदय हुआ तब पुलिस का इस्तेमाल उसे दबाने के लिए किया गया। यानी जो ये पुलिस बनाई गई, पुलिस ब्रिटिश शासन जो बनाया गया, ब्रिटिश का जो तीसरा स्तंभ बना, ये बहुत महत्वपूर्ण था भारत में जो मूवमेंट चलाए जा रहे थे भारतीय आज़ादी के लिए, उसको दबाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि तब पुलिस का इस्तेमाल उसे दबाने के लिए किया गया, और लोगों के साथ व्यवहार में भारतीय पुलिस ने असहानुभूतिपूर्ण रुख अपनाया। यानी उसने कोई भी ये चीज़ नहीं देखी कि हमारे इंडियंस हैं, हम भाई हैं, हम भारतीय हैं। पुलिस ने ऐसा बिल्कुल नहीं दिखाया हम इंडियंस ने, और हम ही लोगों ने अपने ही भाइयों के खून बहाए, जिसे कह सकते हैं कि एक भारतीय दूसरे भारतीयों के लिए गोली लेके सामने खड़ा था। बिल्कुल यही कंडीशन रहती है। संसद की एक समिति ने 1813 की अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि पुलिस ने शांति प्रिय निवासियों को उसी तरह लूटा मारा जैसे डकैत करते थे, जबकि डकैतों को दबाने के लिए उसका आयोजन किया गया था। और गवर्नर जनरल बैंटिंग ने 1832 में क्या लिखा है, देखिए, पुलिस के लिए, जहां तक पुलिस का सवाल है वह जनता का रक्षक होने की स्थिति से कोसों दूर है। यानी कि वो रक्षक नहीं बनी है पुलिस। इस संबंध में जनता की भावनाओं को बिना निम्नलिखित तथ्यों का सहारा लिए मैं और अच्छी तरह से नहीं रख सकता, ठीक है। यहाँ पे ये कह रहे हैं, यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं, बैंटिंग क्या कह रहे हैं? बैंटिंग कह रहे हैं कि भाई पुलिस को रक्षक के तौर पे रखा गया था, लेकिन रक्षक से संबंध से पुलिस बिल्कुल दूर है, बहुत दूर दूर तक है। यहाँ पे पुलिस उल्टा जनता को लूट रही है और डरा रही है। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान पुलिस की कंडीशन कैसी है, उस टाइम की जो ब्रिटिश पुलिस की कंडीशन थी उससे कैसे अलग है वर्तमान पुलिस की कंडीशन। न्यायिक संगठन अगर देखते हैं हम, दीवानी और फौजदारी कचहरियों के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी। पहले हम देख सकते हैं कि अगर हम भारतीय शासकों की बात करते हैं, अगर हम एंशन या मैडवल की बात करते हैं हिस्ट्री में, तो उसमें कैसे न्याय मिलता था? राजा महाराजा न्याय देते थे, कोई काजी न्याय देता था। तो अब ऐसा नहीं था। दीवानी और कचहरियां बन चुकी थी, बिल्कुल वहां पे जजों की नियुक्ति होती थी, वकील होते थे, जिससे न्याय मिलता था। तो दीवानी और फौजदारी कचहरियों के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी, जिसे हम आज भी अपना रहे हैं। इस व्यवस्था को वॉरेन हेस्टिंग्स ने आरंभ किया, मगर कॉर्नवालिस ने 1793 में, अगर हम इसे देख सकते हैं, इसे और सुदृढ़ बनाया और हर जिले में एक दीवानी अदालत कायम की, जिसका प्रमुख जिला जज होता था, जो नागरिक सेवा का सदस्य होता था। इस तरह कॉर्नवालिस ने दीवानी, जज और कलेक्टर के ओहदों को अलग अलग कर दिया। इसने कलेक्टर और जज के ओहदों को अलग अलग कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कलेक्टर और जज के ओहदों को किसने अलग किया था? कॉर्नवालिस ने अलग किया था। आगे देखते हैं, अलग कर दिया। अब यहाँ पे हम जो कंडीशन देखते हैं, जिला अदालत के फैसलों के खिलाफ अपील करने वाले दीवानी अपील की 4 प्रांतीय अदालत में हो सकती थी। अब यहाँ पे अपील जो भी करेगी दीवानी अपील 4 प्रांतीय अदालतों में सिर्फ हो सकती थी, सिर्फ 4। अगर यहाँ पे आपको फैसला, मतलब आपको लगता है कि यहाँ पे आपसे गलत सुनवाई हुई है, आपको इंसाफ नहीं मिला, तब 4 प्रांतीय अदालतों में हो सकती थी। और अपील की आखिरी सुनवाई सदर दीवानी अदालत ही कर सकती थी। जिला अदालत के नीचे रजिस्ट्रार की अदालतें थी। रजिस्ट्रार की अदालत होती थी कहाँ से भाई? जिला अदालत के नीचे रजिस्ट्रार की अदालतें होती थी, जिनके प्रधान यूरोपवासी होते थे। सारे प्रधान पद, जितने बड़े पद हैं, जितनी बड़ी पोस्ट हैं, वो सब किसको मिल रही है भाई? सब अंग्रेजों को ही मिल रही है। तो प्रधान यूरोपवासी होते थे और उनकी छोटी अदालतें थी, जिनके प्रधान भारतीय जज होते थे, जिन्हें मुंसिफ और अमीन कहा जाता था। फौजदारी मुकदमों का निपटारा करने के लिए कॉर्नवालिस ने बंगाल प्रेसिडेंसी को 4 डिवीजनों में बांट दिया था। ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी को क्या कर दिया था? फौजदारी के मुकदमों को निपटाने के लिए, क्योंकि इतने ज्यादा फौजदारी के मुकदमे आते थे। मुझे कमेंट में बताएगा कि फौजदारी के मुकदमे कौन से होते हैं।
फौजदारी के मुकदमों का निपटारा करने के लिए कॉर्नवालिस ने बंगाल की प्रेसिडेंसी को 4 डिवीजन यानी 4 भागों में बांट दिया था। विलियम्स बैंटिंग ने 1831 में अपील कर प्रांतीय अदालतों तथा क्षेत्रीय न्यायालयों को खत्म कर दिया। ठीक है, 1831 में किसने? विलियम्स बैंटिंग ने क्षेत्रीय न्यायालयों को खत्म कर दिया और उनका काम पहले कमीशनों और बाद में जिला जजों और जिला कलेक्टरों को सौंप दिया गया। बैंटिंग ने न्यायिक सेवा में काम करने वाले भारतीयों के दर्जे और अख्तियार बढ़ा दिए। अख्तियार यानी कि उनकी जिसे कह सकते कंडीशन, जो पावर्स हैं वो बढ़ा दिए कि आप और भी ज्यादा काम कर सकते हैं। भारतीय के दर्जे और इख्तियार बढ़ा दिए। उसने भारतीयों को डिप्टी मजिस्ट्रेट, यहाँ पे हम देख सकते हैं सबऑर्डिनेट जज और प्रिंसिपल सदर अमीन नियुक्त किया, यानी उसने थोड़ा दायरा बढ़ा दिया अमेंडेंस का और उसने कहा कि नहीं, आप भी कुछ ऊंचे पदों पर रह सकते हैं। और सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत की जगह 1865 में कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट स्थापित किए गए। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1865 में कलकत्ता, मद्रास, मुंबई में उच्च न्यायालय हाई कोर्ट स्टैबल हो गए, स्थापित कर दिए गए। अब आगे देखते हैं कि 1833 के चार्टर्ड एक्ट के कानून में क्या होता है। तो 1833 के चार्टर्ड एक्ट के कानून बनाने के सारे इख्तियार काउंसिलिंग के सहमति से गवर्नर जनरल को दे दिए गए। इन सब का मतलब था कि अब भारतीय उत्तरोत्तर मानव निर्मित कानूनों के तहत रहेंगे, जो अच्छे बुरे कुछ भी हो सकते हैं मगर वे स्पष्ट रूप से मानवीय तर्क की उपज थे। दूसरे शब्दों में, लोग उन कानूनों के तहत नहीं रहेंगे जिनका आंख मूंद कर पालन करना पड़ता था और उनके औचित्य पर इसलिए उंगली नहीं उठाई जाती थी क्योंकि वे दैवीय हैं और इसके लिए पवित्र माने जाते हैं। देखिए उसने क्या कहा था कि वो मानव निर्मित कानूनों के तहत रहेंगे और जो अच्छे बुरे कुछ भी हो सकते हैं मगर वे स्पष्ट रूप से मानवीय तर्क की उपज थे। दूसरे शब्दों में, लोग उन कानूनों के तहत नहीं रहेंगे जिनका आंख मूंद कर पालन करना पड़ता था। जैसे कह सकते हैं कि वो ऐसी कानून व्यवस्था चाहता था जो सबके लिए बराबर हो। ये अच्छी बात थी, जो सबके लिए बराबर हो, किसी जातीय, धर्म के या दैवीय आधार पर ना हो। सरकार ने 1833 में लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए एक विधि आयोग नियुक्त की। किसने की भाई? लॉर्ड मैकाले ने नेतृत्व में भारतीय कानून को संहिताबद्ध चरण के हिसाब से उसने करने की स्ट्रैटेजी स्टार्ट की, जिसके लिए उसने विधि आयोग नियुक्त किया। अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है, कानून का शासन। अंग्रेजों ने कानून के शासन या विधि शासन की आधुनिक अवधारणा लागू किया। इसका तात्पर्य था कि उनका प्रशासन कम से कम सैद्धांतिक रूप में कानूनों के अनुसार चलाया जाए, ना कि शासक की सनक या व्यक्तिगत इच्छा के अनुसार, यानी कि शासक जैसा चाह रहा है वो उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चलाया जाएगा भाई। जैसा सैद्धांतिक रूप होगा, जैसे आप कह सकते हैं जैसे थ्योरीज बनाई जाएंगी उसके अकॉर्डिंग होगा। कानूनों ने प्रजा के अधिकारों और विशेषाधिकारों और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया था। आगे देखते हैं, बेशक व्यवहार में अफसरशाही और पुलिस को मनमाने इख्तियार थे और उन्हें जनता के अधिकारों और स्वतंत्रता में हस्तक्षेप किया। आगे हम देखते हैं कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत प्रशासन मुख्य रूप से कानूनों के आधार पर न्यायालयों के द्वारा उनकी की गई व्याख्या के अनुसार चलाया जाता था। कानून बहुधा त्रुटिपूर्ण होते थे। त्रुटिपूर्ण यानी कुछ गलतियां तो थी। कानून जनता द्वारा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा नहीं बल्कि विदेशी शासकों द्वारा निरंकुश तरीके से बनाए जाते थे। कानून सरकारी कर्मचारी तथा पुलिस के हाथों में काफी इख्तियार थे मगर शायद एक विदेशी राज के अंतर्गत यह अवश्य भावी था और विदेशी राज्य संभवतः लोकतांत्रिक या स्वतंत्रतावादी नहीं हो सकता। आप इसमें चाहे जितनी गलतियां निकाल लें, लेकिन एक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि हम लोकतांत्रिक तो थे नहीं, तो हमारे लिए सारे फैसले कैसे अच्छे हो सकते हैं। आगे देखते हैं हम यहाँ पे कानून के सम्मुख समानता। ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है तो आप इसको अच्छे से समझते जाइएगा। कानून के सम्मुख समानता, अब अंग्रेजी राज्य के दौरान भारतीय विधि प्रणाली कानून के सम्मुख समानता की अवधारणा पर आधारित थी। इसका मतलब था कि कानून की निगाहों में सारे मनुष्य बराबर हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि कानून की निगाहों में सारे मनुष्य बिल्कुल बराबर हैं और जाति, धर्म या वर्ग के आधार पर बिना किसी भेदभाव के ही कानून सब लोगों पर लागू होता है। अब ये अच्छी कंडीशन थी, ये हम इंडियंस के लिए अच्छी कंडीशन थी। जो हम पहले जान रहे थे कि हमारा जो न्याय हो रहा था वो जाति के आधार पर हो रहा था। एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें, मेडिवल हिस्ट्री की बात करें, लेकिन अब यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि कानून व्यवस्था सबके लिए समान है। बस कंडीशन ये है कि हम इससे ज्यादा शोषित हो रहे थे क्योंकि हम भारतीय थे,
तो इसलिए हमें यहाँ पे, और वो हम पे राज कर रहे थे, तो इतना अच्छा ये जिसे कह सकते हैं कि लोकतंत्र स्वरूप वो हमें दे नहीं सकते थे, कि बहुत अच्छी कानून व्यवस्था दे नहीं सकते थे। लेकिन कुछ चीज़ें बहुत अच्छी थी, जैसे कि जातीय धर्म के आधार पर नहीं हो रहा था, बिल्कुल सबके लिए समान था। कानून के सम्मुख समानता के इस उत्कृष्ट सिद्धांत का एक अपवाद भी था कि वह या यूरोप वासियों और उनके वंशजों के लिए अलग अलग अदालत और यहाँ तक कि अलग अलग कानून थे। यानी हम इंडियंस के लिए यहाँ पे बस दो जाति बन गई थी। यहाँ पे ना कोई हिंदू धर्म था, ना मुस्लिम धर्म था, ना ईसाई था, ना क्रिश्चियन था, ना जाति की बात करते ब्राह्मण था, ना वैश्य था, ना शूद्र था। यहाँ पे बस दो जातियां बन गई थी, एक यूरोप वासी, एक भारतीय। तो भारतीयों के अलग और यूरोप वासियों के लिए अलग कंडीशन बन गई थी। तो यूरोप वासियों और उनके वंशजों के लिए अलग अलग अदालत और यहाँ तक कि अलग कानून भी थे। उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमों की सुनवाई केवल यूरोपीय जज करते थे और उनके अनेक अंग्रेज अधिकारियों, सैनिकों, अधिकारियों और बागानों मालिकों और सौदागरों ने भारतीय लोगों के साथ अहंकारी, निष्ठुर और क्रूर व्यवहार किया। लेकिन जब उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के प्रयास हुए तब उन्हें प्रत्यक्ष और अनुचित संरक्षण दिया गया। अब भाई जो हम पे इतना जुल्म कर रहे हैं, अब उनके खिलाफ अगर कुछ मुकदमा भी चलाया गया तो उन्हें कहीं ना कहीं से संरक्षण मिल जाता था। यूरोपीय जजों ने उनकी हल्की सजा दी और या तो उन्हें रिहा कर दिया गया। बिल्कुल यही कंडीशन हुई, या तो उन्हें हल्की सजा मिली या फिर उन्हें रिहा कर दिया गया। बहुत हल्की सजा जैसे दी जाती है, या तो उन्हें फिर रिहा कर दिया जाता है। आगे देखते हैं। न्याय काफी महंगा हो गया। न्याय क्या हो गया था? काफी महंगा हो गया था। और क्योंकि कोर्ट फीस का भुगतान करना पड़ता था, वकीलों को देना पड़ता था, तो बहुत खर्चा होता था। वकील करने पड़ते थे, गवाहों पर खर्च करना पड़ता था और आमतौर से कचहरी दूर शहरों से होती थी, तो आने जाने का बहुत खर्चा होता था। मुकदमे वर्षों तक चलते थे, कोई बहुत जल्दी सुनवाई होती नहीं थी, जल्दी न्याय मिलता नहीं था, सालों साल चलते। और आज भी इंडिया में बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। जटिल कानून और अशिक्षित और गैर जानकार किसानों की समझदारी से बाहर थे। देखिए, कानून बहुत जटिल था और किसान जो अशिक्षित थे, जो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, वो इन कानूनों को समझ नहीं पाते थे और इन चक्करों में उलझकर रह जाते थे। निरपवाद रूप से धनी लोग कानून और कचहरियों को अपने पक्ष में मोड़ सकते थे, क्योंकि देखिए धनी थे, थोड़ा पैसा था, पैसा भी अच्छा खासा था और थोड़ी बहुत शिक्षा भी थी उनके पास, तो वो अपने हिसाब से कचहरियों को मोड़ लेते थे। अब आगे देखते हैं कि अधिकारी बहुधा धनी लोगों का पक्ष लेते थे। अब अधिकारी को मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में कि भ्रष्टाचार, करप्शन रहता है इंडिया में, और वही होता है कि अधिकारी बहुधा धनी लोगों के पक्ष लेते थे, क्योंकि इन्हें नजराने मिलते थे, इन्हें जिसे कह सकते हैं रिश्वत के पैसे मिलते थे, तो ये इन्हीं लोगों का साथ देते थे। आगे देखते हैं कि अंग्रेजी राज्य के पहले जो न्याय प्रणाली थी वह अपेक्षाकृत अनौपचारिक, शीघ्र और कम खर्चीली थी। यद्यपि नई न्याय प्रणाली प्रगतिशील थी, वह कानून के शासन और कानून के सम्मुख समानता के प्रशासकीय सिद्धांतों, विवेकपूर्ण और मानवोचित, मानव निर्मित कानूनों पर आधारित थी। तदपि वह कुछ अन्य दृष्टि से बहुत खराब थी। अगर हम देख सकते हैं यहाँ पे कि अंग्रेज जो पहली न्यायिक व्यवस्था थी, जो अंग्रेजों ने कानून बनाया था, उससे पहले जो हमारी भारतीय कानून व्यवस्था थी वो कम खर्चीली थी, लेकिन वो जो सिद्धांत थे वो कोई सही तार्किक सिद्धांत पे न्याय नहीं होता था, जातिगत आधार पे हो जाता था न्याय। लेकिन ये न्याय की मैं पूरी तरह से जिसे कह सकती हूँ, इस न्याय को मैं गलत नहीं ठहरा सकती, क्योंकि तत्कालीन परिस्थिति ऐसी थी और सामने जो आप देख सकते हैं, सामने जो अंग्रेज हैं वो हमारे कोई अपने सगे तो थे नहीं, हमारे इंडियंस तो थे नहीं, तो वो लोकतांत्रिक कंडीशन तो हमें दे नहीं सकते थे। लेकिन कुछ चीजें उनके लिए ठीक थी कि वो जातिगत आधार पे नहीं देख रहे थे, उनके जो तार्किक मैटर होते थे। लेकिन यहाँ पे कानून बहुत महंगा हो गया था, धनी लोगों के साथ हो रहा था, तो गलतियां भी थी। अगर कुछ पॉजिटिव पॉइंट थे तो बहुत से निगेटिव पॉइंट भी यहाँ पे थे। आगे देखते हैं हम कि सामाजिक और सांस्कृतिक नीति क्या थी। 1813 तक अंग्रेजों ने देश के धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में गैर हस्तक्षेप की नीति अपनाई। गैर हस्तक्षेप यानी थोड़ा बहुत हस्तक्षेप कर रहे हैं लेकिन दिखा नहीं रहे। मगर 1813 के बाद उन्होंने भारतीय समाज और संस्कृति के रूपांतरण के लिए सक्रिय कदम उठाए। अब देखिए वो एकदम एक्टिव हो जाते हैं। 1813 से पहले वो थोड़ी बहुत देख सकते हैं कि चेंजेस करते हैं, लेकिन 1813 के बाद वो एकदम एक्टिव हो जाते हैं और उन्होंने भारतीय समाज और संस्कृति के रूपांतरण के लिए सक्रिय कदम उठाए। इसके पहले 19वीं सदी के दौरान ब्रिटेन में नए हितों और नए विचारों का उदय हुआ था। औद्योगिक क्रांति 18वीं सदी के मध्य में आरंभ हुई थी, जिसके फलस्वरूप औद्योगिक पूंजीवाद का विकास ब्रिटिश समाज के सभी पहलुओं को तेजी से बदल रहा था। देखिए हम क्या बता रहे हैं यहाँ पे कंडीशन कि पूंजीवाद का विकास ब्रिटिश समाज के सभी पहलुओं को तेजी से बदल रहा था, क्योंकि पूंजीवाद यानी पैसा मिल रहा था, बड़े बड़े ट्रेडर्स ट्रेड कर रहे थे, बिजनेसमैन बिजनेस कर रहे थे, तो वो इन्वेस्ट कर रहे थे, जिससे पूंजीवाद को बढ़ावा मिल रहा था।
इस प्रकार इतिहासकारों और थॉमसन और ग्रेचर के शब्दों में पुरानी बटमारी की मनोदशा और तरीके आधुनिक उद्योगवाद और पूंजीवाद की मनोदशा व तरीकों में बदल गए थे। यानी पुरानी बटमारी की मनोदशाएं क्या हो रही थी, आधुनिक उद्योगवाद में चेंज हो रही थी। सारे यूरोप में सोच विचार और तौर तरीके और नैतिकता के नए दृष्टिकोण सामने आ रहे थे। 1789 की महान फ्रांसीसी क्रांति ने अपने स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के संदेश द्वारा शक्तिशाली जनतांत्रिक भावनाएं उत्पन्न की और आधुनिक राष्ट्रता की शक्ति को फैलाया। अब देखिए यहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट हो रहे हैं, धीरे धीरे लोगों को लग रहा है कि हम आधुनिक राष्ट्रता की शक्ति हम में आनी चाहिए, वो फैल रही है। नई प्रवृत्ति के चिंतन के क्षेत्र में प्रतिनिधित्व बैंकन, लॉक, वॉल्टेयर, रूसो, कांट, एडम स्मिथ, बेंथम व साहित्य के क्षेत्र में वर्ड्सवर्थ, बायरन, शैली और चार्ल्स डिकेंस ने किया। नया चिंतन 18वीं सदी की बौद्धिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति से उत्पन्न हुआ। स्वाभाविक रूप से इस नए चिंतन का प्रभाव भारत में महसूस किया गया और उसने सरकार की शासनिक धारणाओं को भी कुछ हद तक प्रभावित किया। देखिए अब इंडियंस भी समझ रहे थे, अब ये जो फिलोसोफर हैं, जो दार्शनिक हैं, इन लोगों ने कुछ ऐसी किताबें लिखी, कुछ ऐसे सिद्धांत दिखाए जिससे स्वतंत्रता की चाह बढ़ती जा रही थी। और इसी को लेके सिर्फ इंडिया में नहीं, हम देख सकते हैं कि विदेशों में भी फ्रांसीसी क्रांति हो रही, औद्योगिक क्रांति हो रही, इस तरह की क्रांतियां फैल रही थी। और भारत तो जिसे कह सकते हैं दुनिया से अलग तो है, भारत भी इसी विश्व का हिस्सा है, तो उससे अलग कैसे रह सकता था। और उसी के कुछ छींटे उस बारिश यूरोप में हो रही थी, दार्शनिकों के सिद्धांतों की, उसके कुछ छींटे भारत में भी देखने को मिल रहे थे। नए चिंतन की 3 मुख्य विशेषताएं थी: विवेकशीलता या तर्क और विज्ञान में विश्वास, मानवतावाद या मनुष्य के प्रति प्रेम, मानव की प्रगति करने की क्षमता में आस्था। अब देखिए यहाँ पे मानव सेंटर में है, सब कुछ किस पे डिपेंडेंट है, इंसान और इंसानियत। तो यहाँ पे ये चीज समझाई जा रही है। 17वीं 18वीं सदी की वैज्ञानिक प्रगति तथा उद्योग में विज्ञान के प्रयोग से प्राप्त उत्पादन की विशाल शक्तियों मानवीय तर्क शक्ति का प्रकट प्रमाण थी। मानवतावाद इस धारणा पर आधारित थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि वह दूसरे को अपने सुख का माध्यम समझो। मानवतावादी दृष्टिकोण ने व्यक्तिवाद, उदारतावाद और समाजवाद के सिद्धांतों को जन्म दिया। प्रगति के सिद्धांतों के अनुसार सभी समाजों को समय के साथ अवश्य बदलना होगा। भाई चेंज जरूरी है। अगर हम देखते हैं कि हमें बदलाव चाहिए तो बदलाव विकास की तरफ होना चाहिए ना, बदलाव हमारे जिसे कह सकते हैं पीछे धकेलने की तरफ नहीं होना चाहिए। बदलाव अगर हो रहा है तो पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव बदलाव सही नहीं होता। तो हम क्या समझ रहे हैं यहाँ पे, हमें बदलाव चाहिए और यहाँ पे जन्म दिया और प्रगति के सिद्धांतों के अनुसार सभी समाज को समय के साथ अवश्य बदलना होगा। कोई भी चीज न जड़ थी और न जड़ हो सकती है, यानी कोई भी चीज समाज से स्थिर नहीं हो सकता। ये तो बिल्कुल 100% श्योर है कि समाज की कंडीशन या संस्कृति भी चेंज हो रही है। आज हम देख रहे हैं कि हम पश्चिमी सभ्यता से बहुत ज्यादा उनके जैसे रहन सहन, खाने पीने, इन चीजों को हम फॉलो कर रहे हैं। तो हम अपनी संस्कृति को छोड़ के दूसरी संस्कृति में जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये चेंज है और ये बदलाव होता रहेगा आगे। इसके अलावा मनुष्य में प्रकृति और समाज को विवेकशील तथा उचित रूपरेखा के अनुसार फिर से ढालने की क्षमता है। यूरोप में चिंतन की नई लहरों का पुराने दृष्टिकोण से टकराव हुआ। पुराने दृष्टिकोण को रूढ़िवादी या परंपरागत दृष्टिकोण कहा जाता था। यह दृष्टिकोण भारत में यथासंभव कम से कम परिवर्तन करने की पक्षपाती था। शुरुआत में इस दृष्टिकोण के प्रतिनिधि वॉरेन हेस्टिंग्स और प्रसिद्ध लेखक तथा सांसद एडमंड बर्ग थे और बाद के प्रतिनिधि प्रसिद्ध अफसर मुनरो, मैलेक, एल्फिस्टन और पेंटकॉफ थे। रूढ़िवादियों का कहना था कि भारतीय सभ्यता यूरोपीय सभ्यता से भिन्न थी, मगर अवश्य भावी रूप से उसे निर्कृष्ट नहीं थी। उनमें से अनेक भारतीय दर्शन और संस्कृति की इज्जत और प्रशंसा करते थे। वो मानते थे कि भारतीय संस्कृति और ब्रिटिश संस्कृति काफी अलग है, लेकिन वो इसे एकदम नीचा नहीं दिखाते थे। वो कुछ भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कृति की इज्जत भी करते थे। उनमें से अनेक भारतीय दर्शन और संस्कृति की इज्जत और प्रशंसा करते थे। यह महसूस करते थे कि कुछ पश्चिमी विचारों और रिवाजों को लागू करना जरूरी हो सकता है। उन्होंने प्रस्ताव किया, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उन्होंने क्या किया, प्रस्ताव किया, प्रपोजल दिया कि उन्हें बहुत सावधानी पूर्वक और धीरे धीरे लागू किया जाएगा। सामाजिक स्थिरता को सर्वोपरि रखते हुए उन्होंने तेज बदलाव के किसी भी कार्यक्रम का विरोध किया। वो चेंज ला रहे थे, लेकिन वो अचानक सडनली कोई बड़ा चेंज नहीं लाना चाह रहे थे। वो कह रहे थे चेंज हम करेंगे और धीरे धीरे चेंज लाएंगे। अचानक अगर हम चेंज लाएंगे तो स्थिरता जो है वो डिसबैलेंस हो जाएगी और हो सकता है ये जो भारतीय हमारे गुलाम बने हुए हैं, एकदम सोए हुए हैं, कहीं जाग न जाए और हमारे लिए दिक्कत
बन जाएगी। तो वो चेंज कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे हमें चेंज कर रहे थे। अगर हम देख सकते हैं ये चेंज हमारी एजुकेशन में भी हो रहा है, आगे हम उसको पढ़ेंगे। तो 1800 तक रूढ़िवादी दृष्टिकोण की जगह पर बड़ी तेजी से नया दृष्टिकोण आने लगा, जो भारतीय समाज और संस्कृति का कटु आलोचक था। भारतीय सभ्यता को गतिहीन कहकर उसकी निंदा की गई। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रशंसा हो रही है, अब यहाँ पे निंदा होने लगी, भारतीय संस्कृति की निंदा होने लगी, और अब यहाँ पे चेंज शुरू हो चुके हैं। चेंज देखिए, भारतीय सभ्यता को गतिहीन कहकर उसकी निंदा की गई, उसे घृणा की दृष्टि से देखा जाने लगा। ब्रिटेन के अधिकांश अफसरों और लेखकों तथा राजनेताओं ने इसके आलोचनात्मक दृष्टिकोण का प्रयोग भारत की राजनीतिक और आर्थिक दास्ता को उचित बतलाने और घोषित करने के लिए किया। उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारी जैसी संस्कृति है, तुम्हारे जैसा कल्चर है, उसके लिए तुम दासी सही हो, तुम उसी हिसाब से तुम्हें रहना चाहिए, तुम्हें गुलाम बन के रहना चाहिए। तो ऐसे क्रिटिसिज्म आने लगे, ऐसी आलोचनाएं आने लगी। मगर थोड़े से अंग्रेज जिन्हें रेडिकल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेडिकल्स किसे कहा गया, तो रेडिकल्स कहा गया, मगर थोड़े से अंग्रेज जिन्हें रेडिकल्स कहा जाता था, संकुचित आलोचना और साम्राज्यवादी दृष्टिकोण की सीमा से बाहर आ गए। ठीक है, ये वो लोग थे जो कहते थे नहीं कि इंडिया की जो संस्कृति है, इंडिया का कल्चर है वो अच्छा है, इतना आप जिसे बुरा कह रहे हो ऐसा बुरा नहीं है। ये कहते थे कि थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, लेकिन पूरी तरह से आप जो गलत कह रहे हो ऐसा गलत नहीं है, चेंज जरूरी है। उन्होंने विकसित और मानवतावादी और विवेकशील चिंतन को भारतीय स्थिति पर लागू करने का प्रयत्न किया। विवेक बुद्धि के सिद्धांतों के फलस्वरूप उनकी धारणा थी कि यह आवश्यक नहीं कि भारत हमेशा पिछड़ा रहे, क्योंकि विवेक बुद्धि और विज्ञान के रास्ते पर चलकर सभी समाजों में उन्नति करने की क्षमता है। इस प्रकार ब्रिटिश समाज के श्रेष्ठतर तत्वों का प्रतिनिधित्व करने वाले रेडिकल्स ने भारत को विज्ञान और मानवतावाद के आधुनिक प्रगतिशील संसार का हिस्सा बनाना चाहा। क्या कह रहे हैं वो, मानवतावाद के आधुनिक प्रगतिशील संसार का हिस्सा बनना है तो अपने कल्चर को आप एक्सेप्ट कीजिए, लेकिन उसमें अगर कुछ गलत चीजें हैं, कुछ गलत पॉइंट है तो उसको चेंज भी कीजिए और उन चीजों को सही करके आप दुनिया के सामने प्रेजेंट कीजिए। उनके अनुसार आधुनिक पाश्चात्य विज्ञान, दर्शन और साहित्य को अपनाकर वस्तुतः व्यापक और नए तरीके से परिवर्तन के जरिए भारत से कुरीतियों का निराकरण हो सकता है। यही नहीं, 1830 के बाद इंग्लैंड में सुधारक वेहक सत्तारूढ़ थे। सुधारक का मतलब है जो जिसे कह सकते हैं समाज में कुछ बुराइयों को हटाना चाहते हैं, कुछ नया चेंज लाना चाहते हैं और वो पॉजिटिव हो। सती प्रथा का अंत हो जाना, विधवा पुनर्विवाह होना, ये सब चीजों को लेके सुधारक हम कह सकते हैं जो हुए। कुछ बहुत से इसमें फेमस इंडियंस भी है, राजा राम मोहन राय, इनको हम आगे पढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि भारत के आधुनिकीकरण का अनेक अंग्रेज अधिकारियों, व्यवसायियों और राजनेताओं ने स्वीकार कर लिया था, क्योंकि हिंदुस्तानियों को ब्रिटिश वस्तुओं को बेहतर ग्राहक बनाना था तथा उन्हें विदेशी शासन स्वीकार करने के लिए तैयार करना था, जैसा कि उन्होंने ब्रिटेन में किया। उसी तरह जनतांत्रिक सरकार की स्थापना के लिए प्रयास करने के बदले उन्होंने भारत में एक अपेक्षाकृत अधिक सत्तावादी शासन की मांग की, जिसे उन्होंने प्रत्यसत्तावादी कहा। इस दृष्टि से वे रूढ़िवादियों के साथ थे और रूढ़िवादी भी प्रत्यसत्तावाद के कट्टर हिमायती हो गए थे। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि भारत में प्रत्यसत्तावाद की कंडीशन चल रही थी और बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था। आगे हम देखते हैं कि इसी वजह से भारत में स्त्रियों की जो पढ़ाई थी, स्त्रियों की शिक्षा थी, हायर एजुकेशन थी, उसको भी बहुत कम परसेंटेज के तौर पे देखा जाता है। अब प्रत्यसत्ता थी, रूढ़िवादी थी। अब आगे देखते हैं कि कट्टर हिमायती थे, जिसके अंतर्गत भारतीय जनता के साथ बच्चों जैसा व्यवहार किया जाएगा और उन्हें प्रशासन से अलग रखा जाएगा। भारत स्थित ब्रिटिश प्रशासकों की मूल दुविधा यह थी कि कुछ सीमा तक आधुनिकीकरण के बिना भारत में ब्रिटिश हितों का नहीं साधा जा सकता। अगर बात करते हैं, वो समझ रहे थे, वो जान रहे थे कि हमें थोड़ा सा इन लोगों का आधुनिकीकरण करना है। देखिए अगर मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाऊं कि वो कैसे हमारा आधुनिकीकरण करके हमारा यूज करना चाह रहे थे। अगर आप अपने घर पे कोई सर्वेंट रखते हैं, कोई गुलाम रखते हैं, तो आप चाहते हैं कि वो थोड़ा सा एजुकेटेड हो, थोड़ा सा शिक्षित हो, जिसके कारण वो हमारे घर में जो मशीनें हैं उनको सही से चला सके, उसको वो नुकसान ना पहुंचाए। अगर वो समझ नहीं पाएगा मशीनों को तो कहीं उल्टा सीधा बटन अगर दबा देगा तो मशीनें खराब हो जाएंगी। तो इसलिए आप चाहते हैं कि आपका सर्वेंट थोड़ा सा पढ़ा लिखा हो, और ये भी बिल्कुल वैसा ही चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि हमारा हम थोड़े से मॉडर्न हो, थोड़े से आधुनिक हो, ताकि वो हमसे सही से काम करा सके। नहीं साधा जा सकता, परंतु पूर्ण आधुनिकीकरण ऐसी शक्तियों को जन्म देता जो उनके हितों के विरुद्ध हो जाती और आगे चल के देश में ब्रिटिश प्रभुत्व के लिए खतरा पैदा कर देती। वो समझ रहे थे कि अगर हम इनको पूरी तरह से मॉडर्नाइज कर देंगे, पूरी तरह से आधुनिक कर देंगे, तो ये आगे चल के हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। इंडियंस हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे और कहीं स्वतंत्रता की मांग ना करने लगे।
आगे देखते हैं, इसलिए उन्होंने आंशिक आधुनिकीकरण किया, यानी बहुत छोटे ही दायरे में रहते उन्होंने हमें मॉडर्नाइज किया। आधुनिकीकरण की अत्यंत सावधानी से संतुलित नीति अपनानी पड़ी। इस नीति का मतलब था कि कुछ क्षेत्रों में उसके रास्ते में रोड़े अटकाना या उसे नहीं होने देना। दूसरे शब्दों में आधुनिकीकरण को भी उपनिवेशीवाद सीमा के भीतर रहना था। भारतीय समाज और संस्कृति के आधुनिकीकरण की नीति को ही ईसाई धर्म प्रचारकों तथा विलियम्स विल्बरफोर्स और ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स ग्रांट जैसे धर्मपरायण लोगों ने बढ़ावा दिया, जो चाहते थे कि भारत में ईसाई धर्म फैले। उन्होंने भी भारतीय समाज के प्रति आलोचनात्मक रुख अपनाया, मगर उन्होंने ऐसा धार्मिक आधार पर किया। उनका विश्वास था कि ईसाई धर्म ही एकमात्र सच्चा धर्म है, जो और अन्य सारे धर्म झूठे हैं। उनका मानना क्या था कि भाई ईसाई एक धर्म ही सच्चा है, बाकी सारे धर्म झूठे हैं, और वही कर रहे थे। ये भारत में अब धीरे धीरे धर्म परिवर्तन करना शुरू कर दिया था, क्योंकि इनका कहना था ईसाई बनोगे तो आप यही सच्चा धर्म है, इसी में अच्छी खासी शिक्षा है, इसी में आपका विकास है। तो ये सब प्रलोभन दे रहे थे, ये सब जिसे कह सकते हैं। और इसी वजह से भारत में जो धर्म परिवर्तन हुए, इन्हीं प्रलोभनों की वजह से हुए। और आगे अगर हम देखते हैं कि धर्म प्रचारकों को विवेकशील, यहाँ पे हम देख सकें धर्म प्रचारक जो धर्म को लेके एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, अपने धर्म को अच्छा बता रहे हैं। यहाँ पे कौन एडवर्टीजमेंट कर सकता है भाई? यहाँ पे ईसाई धर्म का ही एडवर्टीजमेंट होगा, किसी और धर्म का एडवर्टीजमेंट तो होगा नहीं, क्योंकि ईसाई सबसे कम थे इंडिया में। तो यहाँ पे धर्म प्रचारकों को विवेकशील रेडिकुलस का बहुधा अनचाहे सहायक होना पड़ता था। रेडिकुलस का वैज्ञानिक दृष्टिकोण न केवल हिंदू या मुस्लिम या पौराणिक गाथाओं का, बल्कि ईसाई पौराणिक गाथाओं को भी जड़ें खोदता था। अब देखिए, रेडिकुलस ना केवल हिंदू या मुसलमान की जो पुरानी दकियानुसी सोच है उसको लेके गलत बता रहा था। रेडिकुलस क्या था? अंग्रेजों का ही एक समूह था, एक ग्रुप था, जो ये मान रहा था कि इंडियंस पीछे हैं, लेकिन इनकी संस्कृति बिल्कुल गलत भी नहीं है। इनकी संस्कृतियों में अगर थोड़ा बहुत चेंज किया जाए तो ये भी आगे बढ़ सकते हैं, यानी पश्चिमी और पूर्वी सभ्यता को मिला के आगे बढ़ाओ। जबकि अंग्रेज क्या कह रहे थे कि पूर्वी सभ्यता को हटा दो भाई, पश्चिमी सभ्यता ही आगे बढ़ेगी। तो रेडिकुलस ये है, मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब रेडिकुलस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हम देख सकते हैं, रेडिकुलस हिंदू या मुस्लिम पुरानी सभ्यताओं को ही गलत नहीं कह रहे थे, अगर जो गलत है, बल्कि वो गलत ईसाई की भी पुरानी सभ्यताओं को भी कह रहे थे। यानी जो जड़ें अगर वो खोद रहे थे, तो ना केवल हिंदू मुसलमान बल्कि ईसाई में भी जो धार्मिक चीजें गलत थी उनको भी वो गलत कह रहे थे। अब देखते हैं कि रेडिकुलस को राजा राममोहन राय और उसी तरह के अन्य भारतीयों ने अपना पूर्ण समर्थन दिया। ऐसे भारतीय इस तथ्य के प्रति सचेत थे कि उनका देश और समाज काफी नीचे गिर चुका है। अब देखिए, राजा राममोहन राय जानते थे कि हम इंडियंस में बहुत सी गलतियां हैं और हम इंडियंस नीचे जा चुके हैं, जिसका फायदा ही अंग्रेज उठा रहे हैं। वे जाति संबंधित पूर्वाग्रहों तथा अन्य सामाजिक कुरीतियों से ऊब गए थे और उनका विश्वास था कि भारत की मुक्ति विज्ञान और मानवतावाद के द्वारा ही हो सकती है। अब भाई, सती प्रथा क्या है? एक बहुत बड़ा दाग है हमारे ऊपर, हमारे इंडियन संस्कृति के ऊपर। तो इसको लेके राजा राममोहन रॉय ने क्या कहा कि आप पर्दा एक बहुत बड़ा दाग है, सती प्रथा एक बहुत बड़ा दाग है, तो ये चीजें गलत थी। तो राजा राममोहन रॉय समझ रहे थे, एक सुधारक थे वो समझ रहे थे कि इन चीजों को हटाने के लिए हमें इन अंग्रेजों की हेल्प लेनी पड़ेगी और हमें क्या करना है? विज्ञान और मानवतावाद से इन चीजों को हटाना है। आगे देखते हैं कि आधुनिकीकरण की नीति को 1858 के बाद धीरे धीरे छोड़ दिया गया, क्योंकि भारतीय योग्य शिष्य सिद्ध हुए। अब देखिए, अंग्रेज जो हमें मॉडर्नाइज कर रहे थे, हम बहुत अच्छे स्टूडेंट बन गए, हम बहुत जल्दी जल्दी चीजें सीख रहे थे, बहुत नई नई चीजें, और अपने ही अगर हम देख सकते हैं कि 1858 के बाद 57 में क्रांति हो गई, तो हम अपनी चीजों को समझ रहे थे। हम समझ रहे थे कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें आजादी चाहिए, इसीलिए वो क्या कर रहे थे? हमें अब आधुनिकीकरण की नीति को अपनाना वो नहीं अपना रहे थे। अब वो कह रहे थे कि अब इंडियन को आधुनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उनके अगेंस्ट ही खड़े हो गए। जिसका डर था उन्हें, वही चीज होने लगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि समाज के आधुनिकीकरण तथा अपनी संस्कृति पर जोर देने की दिशा में बढ़े। उन्होंने मांग की कि उन पर स्वतंत्रता, समानता और राष्ट्रीयता के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार शासन किया जाए। ब्रिटिश लोगों ने सुधारकों को अपना समर्थन देना क्रमशः बंद कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने समाज के कट्टरपंथियों का पक्ष लेना शुरू कर दिया। उन्होंने जातिवाद और सांप्रदायिकता को भी बढ़ावा दिया, क्योंकि वे समझ रहे थे कि अगर हम सुधारकों का साथ देंगे तो आगे चल के हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। लोकोपकारी कार्रवाइयां, देखिए सबसे बड़ी उपलब्धि थी 1829 में सती प्रथा का गैर कानूनी घोषित करने की कार्रवाई। बहुत बड़ी उपलब्धि थी, इसके लिए तो आप अंग्रेजों की तारीफ कर सकते हैं कि एक अच्छा काम किया गया था।
सारे कामों की मैं तारीफ नहीं कर रही, ये एक अच्छा काम था। विलियम्स बैंटिंग ने घोषित किया कि पति की चिता पर विधवा के जल मरने की कार्रवाई में जो भी सहयोगी होंगे उन्हें अपराधी माना जाएगा। तो आप मान सकते हैं कि सती प्रथा राजा राम मोहन के राय के साथ मिलकर किसने समाप्त की, तो विलियम्स बैंटिंग ने की। इसके पहले भी मुगल्स में भी ऐसा हुआ था कि मुगलों ने भी इस चीज़ों को रोकने की कोशिश की, लेकिन ये इसको लेके सही से काम नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं इनबैलेंस ना क्रिएट हो जाए। क्योंकि अगर आप संस्कृति पे या किसी की भी पुरानी परंपरा पे चोट करते हो तो एक बहुत बड़ा तबका होता है जो आपके अगेंस्ट खड़ा होता है। तो ये चीज़ मुगल इससे डरे और उन्होंने इन चीज़ों पे ज़्यादा इंटरफेयर नहीं किया, मतलब कोई लीगली एक्शन नहीं लिया। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि विलियम्स बैंटिंग एकदम लीगल एक्शन लेते हैं राजा राम मोहन रॉय के साथ और इसे गैर कानूनी घोषित कर देते हैं, यानी इनलीगल बता देते हैं कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको सजा मिलेगी। भूतकाल में अकबर और औरंगजेब, पेशवाओं और जयपुर के राजा जयसिंह ने इस कुल प्रथा को दबाने के प्रयास किए, जैसा कि मैंने अभी बताया, लेकिन वे असफल रहे। कुछ भी हुआ, इस प्रथा को गैर कानून घोषित करने के लिए बैंटिंग की प्रशंसा का पात्र है। इस कुप्रथा के कारण 1815 और 1818 के बीच केवल बंगाल में ही 800 महिलाओं ने अपनी जान गंवाई थी। और बैंटिंग इसलिए भी प्रशंसा का पात्र है कि उसने सती प्रथा के रूढ़िवादी समर्थकों के विरोध के सामने झुकने से इनकार कर दिया था। शिशु की हत्या को रोकने के संबंध में कानून 1795 और 1802 में बनाए गए थे, मगर उन्हें सख्ती से बैंटिंग और हॉर्डिंग ने ही लागू किया। हॉर्डिंग ने नर बलि की प्रथा को खत्म करने के लिए भी कानून बनाया। यह प्रथा गोंड नाम की एक आदिम जाति में प्रचलित थी। भारत सरकार ने 1856 में हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए कानून पास किया और सरकार ने पंडित रवि ईश्वर चंद्र विद्यासागर और अन्य सुधारकों द्वारा उसके पक्ष में लगातार आंदोलन चलाने के बाद यह कार्रवाई की और इस कानून को तत्कालिक प्रभाव कुछ विशेष नहीं हुए। यानी कि अगर हम देखते हैं कि उस टाइम इस कानून का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, गाँव में, शहरों में, हम कह सकते हैं छोटे छोटे कस्बों में ये कुप्रथाएं प्रचलित थी, लेकिन ये इलीगल हो चुकी थी। अगर इसके खिलाफ कोई चाहता तो वो एफआईआर दर्ज करा सकता था, इसके खिलाफ वो पुलिस के पास जा सकता था, इसके खिलाफ कानून बन चुके थे, लेकिन फिर भी ये प्रथाएं चल रही थी। आधुनिक शिक्षा का प्रसार हम देखते हैं यहाँ पे। अपने शासन के पहले 60 वर्षों के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रजा की शिक्षा में नाम मात्र दिलचस्पी ली। वह मुनाफा कमाने वाली एक व्यापारिक संस्था रही, परंतु उसके दो बहुत ही छोटे अपवाद रहे। वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1781 में मुस्लिम कानून और संबंध विषयों के अध्ययन और पढ़ाई के लिए कलकत्ता में मदरसा स्थापित किया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जोनाथन डंकन ने 1791 में, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए वाराणसी में संस्कृत कॉलेज स्थापित किया और वाराणसी में रेजिडेंट था। देखिए वाराणसी में इन्होंने एक हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए एक संस्कृत कॉलेज भी स्थापित कर दिया। अनेक भारतीयों सहित समाज सेवी लोगों की धारणा थी कि आधुनिक ज्ञान ही देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कुरीतियों को सर्वोत्तम दवा है, लेकिन धर्म प्रचारकों को विश्वास था कि आधुनिक शिक्षा अपने धर्मों में लोगों की आस्था को खत्म कर देगी और ईसाई धर्म ग्रहण करने के लिए प्रेरित होंगे। 1813 में हम देखते हैं कि एक चार्टर्ड एक्ट आता है और इस एक्ट के तहत कंपनी को उद्देश्य के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने का निर्देश दिया। कहते हैं ये 1 लाख रुपए किस लिए? भाई शिक्षा पे। मगर 1823 तक कंपनी के अधिकारियों ने इस काम के लिए कोई तुच्छ रकम भी नहीं दी, यानी शिक्षा पे उन्होंने कोई भी खर्चा नहीं किया, क्योंकि समझ रहे थे कि अगर हम शिक्षा पे खर्चा करेंगे तो आगे चल के हमारा ही नुकसान है। आधुनिक स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा का कौन सा माध्यम अपनाया जाएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आधुनिक कॉलेजों और स्कूलों में कौन सी शिक्षा का माध्यम अपनाया जा रहा था? कुछ लोगों ने भाषाओं, जिन्होंने उस समय, जिन्हें कह सकते हैं आप वर्नैक्युलर्स कहा गया था, के प्रयोग की सिफारिश की, जबकि अन्य लोगों ने अंग्रेजी के इस्तेमाल की वकालत की। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं भाई अंग्रेजी बहुत अच्छी है, हम हिंदी में इन सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा सकते। दुर्भाग्यवश इस प्रश्न को लेकर काफी उलझन पैदा हो गई। अनेक लोग माध्यम के रूप में अंग्रेजी तथा अध्ययन के विषय में अंग्रेजी के बीच तथा माध्यम के रूप में भारतीय भाषा और अध्ययन की मुख्य विषय वस्तु के रूप में परंपरागत भारतीय विद्या के बीच भेद नहीं कर पाए और लास्ट में ये डिसीजन हुआ कि अंग्रेजी में ही शिक्षा दी जा सकती है, क्योंकि भारतीय भाषा इतनी सक्षम और उन्नत नहीं है, ये अंग्रेजों का कहना था। दोनों विवाद 1835 में तब खत्म हुए जब भारत सरकार ने निर्णय किया कि जो भी सीमित साधन वह देने को तैयार है उसे पाश्चात्य विज्ञान और पाश्चात्य साहित्य को केवल अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पढ़ाने के लिए लगाएगी। यानी कि अगर लिटरेचर और साइंस को पढ़ाएगी तो जिसे कह सकते हैं पश्चिमी टेक्निक से पढ़ाएगी, और वो टेक्निक इंग्लिश का भी माध्यम हो सकता है। लॉर्ड मैकाले उस समय गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग का विधि सदस्य था। उसने एक प्रसिद्ध आलोक पत्र में तर्क दिया कि भारतीय भाषाएं इतनी विकसित नहीं है कि इस उद्देश्य को पूरा कर सकें और प्राच्य विद्या यूरोपीय विद्या से बिल्कुल निकृष्ट है।
आगे देखते हैं कि अधिकांश प्रगतिशील भारतीयों ने जोरदार ढंग से पाश्चात्य ज्ञान के अध्ययन की वकालत की। इंडियंस, ऐसे बहुत से इंडियंस भी थे जो ये मानते थे कि पश्चिमी जो ज्ञान है वो हमें अंग्रेजी के माध्यम से ही मिल सकता है। वो पाश्चात्य ज्ञान को आधुनिक पश्चिम के वैज्ञानिक और लोकतांत्रिक चिंतन के खजाने की कुंजी मानते थे, कुंजी के रूप में देखते थे। उन्होंने यह भी माना कि परंपरागत शिक्षा के अंधविश्वास, डर और सत्तावाद को जन्म दिया। दूसरे शब्दों में उन्होंने माना कि देश की मुक्ति आगे बढ़ने में है और पीछे जाने में नहीं है। भारत सरकार ने विशेषकर बंगाल में 1835 के निर्णय पर तेजी से कार्रवाई की और अपने स्कूल और कॉलेज में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना दी और अपनी बड़ी संख्या में प्राथमिक स्कूल खोलने के बदले थोड़े से अंग्रेजी स्कूल और कॉलेज खोले। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्या प्राथमिक स्कूल ना खोलने से क्या नुकसान हुआ है, क्योंकि भाई स्टार्टिंग की पढ़ाई तो आप प्राथमिक स्कूल में ही करा सकते हैं ना। आप सीधे ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन तो कराएंगे नहीं, बच्चे को फर्स्ट क्लास भी तो पढ़ना पड़ेगा। प्राथमिक स्कूलों के लिए शिक्षकों को शिक्षित और प्रशिक्षित करने के लिए उद्देश्य से बड़ी संख्या में स्कूलों और कॉलेजों की आवश्यकता थी, मगर उच्च शिक्षा के प्रसार के साथ आम जनता को शिक्षित करने का काम भी हाथ में लिया जाना चाहिए था। सरकार के लिए तैयार नहीं था। अब यहाँ पे सरकार को प्राथमिक विद्यालय भी खोलने थे, लेकिन वैसा नहीं कर रही थी। शिक्षित आम जनता को शिक्षित करने का काम भी हाथ में लिया जाना चाहिए था। सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि वह शिक्षा पर मामूली रकम से अधिक खर्च नहीं करना चाहती थी। शिक्षा पर खर्च की कमी को पूरा करने के लिए अधिकारियों ने तथाकथित अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत या नीचे की ओर छूट कर जाने के सिद्धांत का सहारा लिया। नीचे की ओर छू के जाने का मतलब वो कह रही थी कि हम बड़े लोगों को पढ़ाएंगे, हम कुछ लोगों को पढ़ाएंगे, हायर एजुकेशन दिलाएंगे, और ये लोग, ये जो हायर एजुकेशन प्राप्त करने वाले लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, ये नीचे चलकर, ये नीचे की ओर छू लेने वाले सिद्धांत का मतलब था कि नीचे चलकर नीचे वालों को धीरे धीरे शिक्षित करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आगे हम देखेंगे। चूंकि शिक्षा के मद में दी गई धनराशि के द्वारा मुट्ठी भर लोगों को शिक्षित किया जा सकता है, इसलिए यह तय हुआ कि उसे उच्च और माध्यम वर्गों के थोड़े से लोगों को शिक्षित करने पर खर्च किया जाए और उन लोगों से आशा की जाए कि वे जन साधारण को शिक्षित करेंगे और उनके बीच आधुनिक विचारों का प्रचार करने का काम अपने ऊपर लेंगे। आगे देखते हैं कि राजनीतिक दलों, पत्र पत्रिकाओं, पुस्तिकाओं और सार्वजनिक मंचों के माध्यम से शिक्षित भारतीयों में बुद्धिजीवियों ने ग्रामीणों और शहरी जनता के बीच जनतंत्र, राष्ट्रीयता, साम्राज्यवाद, विरोध और सामाजिक और आर्थिक समानता तथा न्याय के विचारों का प्रचार किया। भारत में शिक्षा के विकास में भारत मंत्री की, अगर हम देख सकते हैं, भारत में शिक्षा के विकास में भारत मंत्री की 1854 की शिक्षा विषयक विज्ञप्ति, यहाँ पे यानी डिस्पैच किया था, एक और महत्वपूर्ण कदम यहाँ पे अपनाया उन्होंने। महत्वपूर्ण कदम अपना के उन्होंने क्या कहते हैं कि 1857 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में संबंधकारी विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। ठीक, और प्रसिद्ध बंगला उपन्यासकार बंकिम चटर्जी ने 1858 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम 2 स्नातकों में से थे। यानी अगर पूछा जा सकता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी कहाँ से, इन्होंने किस विश्वविद्यालय से स्नातक पास किया, तो वो स्नातक पास किया था इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से। सबसे महत्वपूर्ण कारण था प्रशासन का खर्च कम करने की चिंता। इसके लिए सरकार शिक्षित भारतीयों की संख्या बढ़ाना चाहती थी, जिससे प्रशासन और ब्रिटिश व्यवसायी प्रतिष्ठानों की छोटे छोटे कर्मचारियों की बड़ी और बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा किया जा सके। वो हमें एजुकेटेड कर रहे थे, हमें तो अगर थोड़ा बहुत वो आधुनिक शिक्षा दे रहे थे, तो वो चाह रहे थे कि हम क्लर्क अच्छे से बन सकते हैं, हम जिसे कह सकते हैं क्लर्क बन के इनके कामों में हेल्प करा सकते हैं, इनके ऊंचे पदों पर जो लोग बैठे हैं उनके असिस्टेंट बन सकते हैं, उनकी हेल्प करा सकते हैं कम सैलरी पर। तो इसलिए हमें थोड़ी बहुत मॉडर्न शिक्षा दे रहे थे। ब्रिटिश व्यवसाय प्रतिष्ठानों की छोटे कर्मचारियों की बड़ी और बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा किया जा सके। शिक्षित भारतीय अपेक्षाकृत सस्ते पड़ते थे। इन कामों के लिए पर्याप्त संख्या में अंग्रेजों को बाहर से लाना बहुत खर्चीला था और असंभव भी था। सस्ते क्लर्कों की संख्या बढ़ाने पर जोर देने के फलस्वरूप स्कूलों और कॉलेजों में आधुनिक शिक्षा दी जाने लगी, जिसने वहां शिक्षा प्राप्त करने वालों को कंपनी के प्रशासन में काम करने लायक बनाया। अगर मैं इस चैप्टर को थोड़ा रोक करके कुछ बताऊं आपको कि अंग्रेजों की शिक्षा जो आज भी हम फॉलो कर रहे हैं, डिग्री अपना रहे हैं, हमें ये डिग्री चाहिए, वो डिग्री चाहिए, जो डिग्री कोर्सेज हम कर रहे हैं, ये सिर्फ क्या बना रही है, उस टाइम भी हमें क्या बना रहे थे, हम या तो जिसे कह सकते हैं सिविल सर्विस में ऑफिसर्स बना रहे थे या तो क्लर्क बना रहे थे। उसके अलावा उस टाइम भी हमारी शिक्षा से कोई बेनिफिट नहीं हो रहा था। और आज भी बिल्कुल वही हाल है कि हम एक बच्चे को सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, जो सब्जेक्ट में उसको रुचि भी नहीं होती, जो सब्जेक्ट उसको आगे चल के काम भी नहीं आता, उस सब्जेक्ट में वो बच्चा अपना दिमाग लगाता जाता है और उस सब्जेक्ट से उसको कोई फायदा नहीं होता। अगर मैं बात करूं जापानीज में जो एजुकेशन पॉलिसीज अपनाई जा रही है, जो चाइना अपना रहा है, जो अमेरिका अपना रहा है, वो क्या कह रहा है कि जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं उस फील्ड में जाके आप तैयारी करो, आप बिजनेसमैन बनाओ, क्योंकि एक बिजनेसमैन कई सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकता है।
ठीक है। तो ये एजुकेशन का क्राइटेरिया चेंज होना चाहिए। अगर आप मेरी इस बात से मानते हैं तो कमेंट में थोड़ा बताइए कि कैसी एजुकेशन पॉलिसीज बननी चाहिए। इस प्रकार अंग्रेजों ने आधुनिक शिक्षा का उपयोग देश में अपनी राजनीतिक सत्ता को मजबूत बनाने के लिए करना चाहा। परंपरागत भारतीय शिक्षा प्रणाली धीरे धीरे सरकारी समर्थन के अभाव और उससे भी अधिक 1844 की सरकारी घोषणा के कारण समाप्त हो गई, जिसके अनुसार सरकारी रोजगार के लिए आवेदन करने वालों को अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए। अब देखिए भाई, सभी अंग्रेजी कॉलेज में जाना चाहते थे क्योंकि ऐसी कंडीशन बन गई थी कि आप तभी सरकारी नौकरी ले सकते हैं जब आपको अंग्रेजी आए। तो इस घोषणा ने अंग्रेजी माध्यम वाले स्कूलों को अधिक लोकप्रिय बना दिया और अधिकाधिक छात्रों को परंपरागत स्कूल छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया। यानी स्कूल वो छोड़ रहे थे और अंग्रेजी कॉलेजों में एडमिशन ले रहे थे। भारत में जन साक्षरता की स्थिति 1881 की तुलना में 1821 की तुलना में 1921 में शायद ही अच्छी थी। 1911 में 94% और 1921 में 92% भारतीय निरक्षर थे, यानी एकदम जिन्हें कुछ लिखना नहीं आता था। छात्रों और स्कूलों तथा कॉलेजों में फीस देनी पड़ती थी जो काफी ज्यादा होती थी, इसलिए काफी शिक्षा महंगी हो चुकी थी। कानून व्यवस्था भी महंगी थी और शिक्षा भी महंगी थी। अतः धनी वर्ग और शहरी लोगों का ही एकाधिकार हो गया था, यानी वही पढ़ते थे। लगभग 100 साल तक यह शिक्षा इतनी सीमित थी कि परंपरागत शिक्षा की क्षति की भरपाई करने में असफल रही। आगे देखते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा नीति में सबसे बड़ी खामी थी कि लड़कियों की शिक्षा की अवहेलना। यानी वो कहते थे कि लड़कियों को पढ़ा के क्या फायदा, भाई लड़कियां थोड़ी ना जॉब करेंगी, लड़कियां थोड़ी ना क्लर्क बनेंगी, तो लड़कियों को पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। लड़कियों की शिक्षा के लिए धन की कोई व्यवस्था नहीं की गई। ऐसा अंशतः इसलिए हुआ क्योंकि सरकार चिंतित थी कि रूढ़िवादी भारतीयों की भावनाओं को चोट ना पहुंचे। इससे भी बढ़कर यह बात थी कि विदेशी अधिकारियों की नजर में स्त्री शिक्षा की कोई तत्कालिक उपयोगिता नहीं थी, क्योंकि स्त्रियों को सरकारी दफ्तरों में क्लर्क नहीं बनाया जा सकता था। परिणाम यह हुआ कि 1921 में भी केवल 2% भारतीय स्त्रियां लिख पढ़ सकती थीं और 1919 में केवल 490 लड़कियां बंगाल प्रेसिडेंसी के हाई स्कूलों की 4 उच्च कक्षाओं में पढ़ रही थीं। तो ये कंडीशन बहुत ही बेकार थी। वो ये भी समझ रहे थे कि अगर हम इन स्त्रियों को पढ़ाते हैं तो भारतीय संस्कृति पे चोट पहुंचेगी, जो इनबैलेंस क्रिएट कर देगी और कहीं ये लोग विद्रोह ना कर दें। और दूसरी कंडीशन ये थी कि भारतीय स्त्रियां अगर पढ़ भी लेंगे तो उनसे अंग्रेजों को कोई फायदा नहीं था, उन्हें क्लर्क तो बना नहीं सकते थे। आगे देखते हैं कि कंपनी के प्रशासन ने वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा की भी उपेक्षा की। 1857 तक देश में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में केवल 3 ही मेडिकल कॉलेज थे। कितने मेडिकल कॉलेज थे? 3। 1857 तक देश में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में केवल 3 ही मेडिकल कॉलेज थे। आगे हम देखते हैं कि उच्चतर तकनीकी शिक्षा देने के लिए केवल एक ही इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में था। उसके दरवाजे केवल यूरोपवासी और यूरेशियन लोगों के लिए खुले थे। इंजीनियरिंग कॉलेज में सिर्फ भैया कौन पढ़ रहा था? इंजीनियरिंग कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ यूरोपवासी और जिसे कह सकते हैं हम यूरेशियन ही पढ़ रहे थे। इन कमजोरियों में से अधिकांश की जड़ में वित्तीय समस्या थी, मगर शिक्षा पर कभी एक मामूली रकम से अधिक खर्च करने को तैयार नहीं किया गया था। यानी अंग्रेज तैयार नहीं थे, एक मामूली रकम से ज्यादा वो खर्च नहीं करना चाहते थे। यहाँ तक कि 1886 में भी उसने अपनी लगभग यहाँ पे अगर देख सकते हैं 87 करोड़ रुपए की आय में से 1 करोड़ रुपए ही शिक्षा पर खर्च किया था। तो इस चैप्टर में हमने बहुत अच्छी अच्छी कंडीशंस देखी है। हमने सामाजिक और सांस्कृतिक नीति देखी, कानून की सम्मुख समानता देखी, न्यायिक संगठन देखे, 3 प्रमुख पिलर देखे, सेना, पुलिस और सिविल सर्विस, ये तीनों पिलर्स के देखे। तो ये 4th यूनिट आपकी पूरी कंप्लीट हो गई है। इस बुक की जो 4th यूनिट है वो हमने पढ़ ली। 1st, 2nd, 3rd यूनिट को मैं पढ़ा चुकी हूँ। आगे भी मैं आपको, तो इस 5th यूनिट आपकी 4th यूनिट पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब 5th यूनिट हम पढ़ेंगे 19वीं सदी के पूर्वार्ध में सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण। यानी अगर हम इसमें बात करें तो इसमें हम समाज सुधारकों ने क्या क्या चेंजेस किए हैं, कैसे पुरानी प्रथाओं को हटाया है। राजा राम मोहन रॉय को पढ़ेंगे, यंग बंगाल पढ़ेंगे, हम सुधार आंदोलन पढ़ेंगे, सबको पढ़ेंगे और धीरे धीरे करके हम बहुत जल्द ही इस बुक को और इसकी सारी 13 यूनिट को कंप्लीट कर लेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और जो भी मैंने क्वेश्चन किए हैं उसे कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा। तो थैंक यू दोस्तों।